हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरें बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है, बताएंगे। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के बाद फिलीपींस जा रहा इटली का एयरक्राफ्ट आखिर चीन से पंगा क्यों ले रही है मेलोनी, बताएंगे। साथ ही रशिया में बनाए जा रहे भारत के महाविनाशक युद्धपोत उड़ जाएंगी पाकिस्तान और चीन की नींदें। तो वहीं जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने के लिए पाकिस्तान की 4 नई रणनीति क्या क्या है दोस्तों, बताएंगे। चीन भी दे रहा है भारत को दहलाने में पाकिस्तान का साथ। तो वहीं असम सरकार ने रद्द कर दिया मुस्लिम विवाह कानून, काजी ना करा सकेंगे अब विवाह और ना ही तलाक, नौकरी भी गई। दोस्तों एक से एक जानकारी बताएंगे, महत्वपूर्ण खबरें बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत में लगातार तरक्की चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां ट्रंप पर हमले के बाद पीएम मोदी की सुरक्षा और भी सख्त मंगाई गई। रूसी राइफलें 800 मीटर तक कर सकती हैं काम तमाम। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद दुनिया भर में लोकप्रिय नेताओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। भारत में भी पीएम मोदी पिछले 24 साल से निर्विवाद बेहद लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। उनके कड़क फैसलों और नीतियों की वजह से एक वर्ग में उन्हें दुश्मन मानने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। ऐसे में उन पर जान का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ट्रंप पर चली गोली के बाद पीएम मोदी की सुरक्षा पर चिंता और ज्यादा हो गई है। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी कहा है कि पीएम मोदी की जान को खतरा है। एक अखबार में लिखे लेख में विक्रम सिंह ने लिखा कि देश में जिस तरह पीएम मोदी के विरोधी अक्सर उन्हें अपने बयानों में निशाना बनाते हैं, ऐसे में उनके खिलाफ हिंसा की आशंका बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पर वर्ष 2013 में पटना रैली के दौरान हमला हुआ था, जिसमें 6 लोगों की जानें चली गई थी। इसके बाद पंजाब दौरे पर जाने पर किसानों के एक समूह ने अचानक उनके रूट पर कब्जा और करके धरना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा दोस्तों पंजाब की वो दास्तां। और इन सब का कारण दोस्तों विपक्ष को माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष के बड़े बड़े नेता पीएम मोदी जी पर ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि लोग उनसे मोटिवेट हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं रोष में आकर के कोई गलत कदम उठा सकते हैं। बता दें, यूपी का पूर्व डीजीपी ने लिखा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अक्सर पीएम मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षियों को जवाब तो देना चाहिए, लेकिन कायदे और मर्यादा में रहकर। जी हाँ, मौत मरने जैसा बयान देते हैं ये विपक्षी, जिसकी वजह से उनको सपोर्ट करने वाले, विपक्ष को सपोर्ट करने वाले ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। ऐसे में कौन जाने कब किसका दिमाग कहां फिर जाए। तो दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन लॉन्ग लिव मोदी जी कहना आप लोग मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, ऑस्ट्रेलिया के बाद फिलीपींस जा रहा इटली का एयरक्राफ्ट कैरियर चीन से पंगा क्यों ले रही है मेलोनी, बता दें। इटली के एक वरिष्ठ नौसेना अधिकारी ने गुरुवार को बताया है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी पहली तैनाती पर इटली का एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी सहयोगियों के साथ युद्ध अभ्यास में भाग लेने के बाद दक्षिण चीन सागर से होते हुए फिलीपींस जाएगा। यह कदम विवादित दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन और उसके कुछ पड़ोसियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इटली के इस कदम को अप्रत्याशित माना जा रहा है। इटली को पूरे यूरोप में चीन का सबसे करीबी देश माना जाता है। इटली यूरोप का पहला ऐसा देश था जिसने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना बोले तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर किया था। हालांकि पिछले साल इटली ने खुद को BRI से अलग कर लिया था। वैसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इतना बड़ा चीन का शुभ चिंतक होने के बावजूद भी इटली चीन से पंगे क्यों ले रहा है। चीन इटली संबंध में दरार पैदा कैसे हो गई, क्यों चीन दोस्त ना रहा इटली के लिए, बता दें। यूरोप का लगभग 40% विदेशी व्यापार दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास किया है, जो नेविगेशन की स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं। चीन लगभग पूरे रणनीतिक जलमार्ग पर अपना दावा करता है। इटालियन विमान वाहक पोत कैवर इस सप्ताह अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लेने के लिए उत्तर ऑस्ट्रेलियाई शहर डार्विन में है, जहां इटली मेजबान ऑस्ट्रेलिया के साथ 20 देशों के अभ्यास में लगभग 2 दर्जन लड़ाकू जेट का योगदान दे रहा है। तो वहीं बता दें, रूस में बनाए जा रहे भारत के महाविनाशक युद्धपोत उड़ जाएंगी पाकिस्तान और चीन की नींदें। जी हां, भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए भारत के खतरनाक जंगी जहाज रशिया में बनाए जा रहे हैं। ये तलवार क्लास के स्टील्थ फ्रिगेट जहाज रशिया में तैयार हो रहे हैं, जिनमें से एक जल्द ही भारत भी आ सकता है। भारतीय नेवी के लगभग 200 कर्मी इस समय रशिया में हैं, जो इस जहाज की स्वीकृति परीक्षण कर रहे हैं। दूसरा जहाज 2025 की शुरुआत में आ सकता है। $2.5 बिलियन की लागत से इन्हें बनाया जा रहा है। ये जहाज रूस के कलिनिनग्राद में ये यंत्र शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने के लिए पाकिस्तान की 4 नई रणनीति चीन भी दे रहा पाकिस्तान और आतंकवादियों का साथ। बता दें, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को
लहूलुहान करने के लिए 4 नई रणनीति अपनाई है। इसमें चीन भी अपना सदाबहार दोस्त पाकिस्तान की मदद कर रहा है। 2021 से अब तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने भारतीय सेना या पुलिस चौकियों पर कम से कम 26 सीमा पार हमले किए हैं। 9 से 11 जून के बीच जम्मू क्षेत्र में 4 आतंकवादी हमले हुए हैं। सबसे बड़ा हमला रियासी जिले के शिवखोरी से तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर हुआ। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के लिए अपने आतंकी मॉड्यूल में नए आयाम जोड़े हैं। सबसे पहले इसने ऑपरेशन के क्षेत्र को कश्मीर से जम्मू संभाग में स्थानांतरित कर दिया है, जिसमें पुंछ, राजौरी, कठुआ, डोडा और रिहायशी को लक्षित स्थान बनाया गया है। दोस्तों बता दें, दूसरा है उनकी गुरिल्ला रणनीति में एक नया बदलाव। इसने घने जंगलों में गुफाओं और गहरी दरारों में छिपने के स्थानों के रूप में उपयोग करना शामिल है। हथियार, गोला बारूद, खाद्य पदार्थ, कपड़े, दवा आदि इन अज्ञात गुफाओं में पहले से ही डाल दिए जाते हैं, जहां आतंकवादियों की पहुंच स्थानीय गाइडों के माध्यम से होती है। सुरक्षा बलों या पुलिस गश्ती दल पर हमला करने के बाद वे बिना पकड़े गए इन गुफाओं में वापस लौट आते हैं। सुरक्षा बलों को मायावी आतंकवादियों का पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात करने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से भारत को दहलाने की कोशिश में लगे हुए हैं ये आतंकवादी। हर तरीके से अपने आप को तैयार करके तब भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, भारत को दहलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारत की जो हमारी सेना है वो भी किसी से कम नहीं। इन आतंकवादियों के हर मंसूबों को किसी भी हरकत से पहले भांप लेती है। ऐसे में इंडियन आर्मी को लेकर आप लोग 2 अच्छे शब्द जरूर कहिएगा ताकि आर्मीज हमारी मोटिवेट हो सके। तो वहीं आपको बता दे, एक और नया तरीका पाकिस्तान का साजिश रचने का दरअसल रिटायर्ड कमांडो का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में चौंकाने वाला दावा निकलकर सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियों ने मुठभेड़ को लेकर यह सबसे बड़ा खुलासा किया। कश्मीर टाइगर्स ने ली एनकाउंटर की जिम्मेदारी, लेकिन कश्मीरी टाइगर्स में पाकिस्तान के रिटायर्ड कमांडो शामिल है। जो लोग सेना से निकलकर रिटायर हो जाते हैं उन सभी को आतंकवादी बनाता है ये पाकिस्तान, और इसका सबसे बड़ा खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने किया है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होने वाली है बताइएगा जरूर। लेकिन एक चीज तो है कि बड़ा ही बेशर्म हो चुका है पाकिस्तान, जो रिटायर्ड सेनाओं को आतंकवादी बना रहा है। और आखिर और भी चारा है ही क्या पाकिस्तान के पास, क्योंकि वहाँ की आवाम एक एक रोटी तक के लिए तरस रही है। तो ऐसे में उनको आतंकवाद ही सबसे आसान और बेहतरीन रास्ता लगता है कि दूसरों को चोट पहुंचाओ और भरपेट खाओ। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपका जवाब, आपकी राय तो बनती है। तो वहीं बता दें, केपी ओली के नेपाल के पीएम बनते ही चीन ने दी भारत को टेंशन। जिनपिंग की इस चाह को पूरी करने की तैयारी। बता दें, नेपाल में सत्ता बदलते ही चीन ने नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को लुभाना शुरू कर दिया है। ओली प्रबल चीन समर्थक माने जाते हैं। उनके कार्यकाल में भारत और नेपाल के रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए थे। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने काठमांडू में ओली सरकार बनते ही चीन नेपाल बेल्ट एंड रोड कॉर्पोरेशन के तहत सहयोग करने के लिए पूर्व में शीर्ष नेताओं और दोनों देशों के बीच बनी सहमति को लागू करने एवं द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ावा देने की अपनी इच्छा जताई है। ये माना जा रहा है कि ओली चीन का इस योजना के लिए पूरा सहयोग करेंगे। ऐसे में ये भारत के लिए बड़ी टेंशन का कारण बनेगा। रणनीतिक रूप से भारत के सबसे खास पड़ोसी देश नेपाल से चीन के BRI को गुजारना सुरक्षा और लिहाज से नई दिल्ली के लिए तनाव देने वाला कारक साबित होगा। इससे चीन की रणनीति पकड़ और भारत पैर को घेरने की उसकी योजना और अधिक मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों वहीं बता दें, कोरोना संक्रमित हुए जो बाइडेन रैली से बाहर निकलते ही बिगड़ी तबियत, डॉक्टर ने दे दी उनको ये सलाह। तो बता दें, जो बाइडेन कोविड पॉजिटिव हुए हैं। 80 साल की उम्र वाले लोगों के लिए वायरस कितना खतरनाक। दरअसल इस बार का अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव अगर वास्तविक नहीं होकर कोई हॉलीवुड थ्रिलर होती तो एक के बाद एक नाटकीय मोड़ और आश्चर्य से भरे इसके मोड़ होते। और ताजा मोड़ ये है कि राष्ट्रपति बाइडेन कोविड से संक्रमित है और घर पर ही आइसोलेटेड हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए गर्मी काफी बढ़ चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया है। लेकिन डेमोक्रेटिक जो बाइडेन के उम्मीदवार पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। दोस्तों, अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या 21 साल की उम्र में कोविड संक्रमित होना जो बाइडेन के चुनावी कैंपेन को ही रोक देगा क्या? सवाल ये भी है कि आखिर इस उम्र में कोविड पॉजिटिव होने पर क्या असर हो सकते हैं। आपको समझने की जानकारी सामने आ रही है। राष्ट्रपति बाइडेन के डॉक्टर का कहना है कि उनके लक्षण हल्के हैं, उनकी नाक बह रही है, उन्हें खांसी हो रहे हैं और सामान्य रूप से वो अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। हालांकि उनका तापमान, ऑक्सीजन का स्तर और सांस लेने की रफ्तार सामान्य बताई गई है। दोस्तों बता दें, वहीं रूसी सेना ने जबरन हमारे लड़ाकों को भर्ती किया, कई मर चुके हैं भारतीय युवकों के परिवार का सबसे बड़ा दावा। दोस्तों, पीएम मोदी ने हाल ही में अपनी रशिया यात्रा के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने रूसी सेना में भारतीय नागरिकों का मुद्दा उठाया था। अब रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की वापसी की बातचीत शुरू कर दी गई है। वहीं भारतीय युवकों के परिवार की तरफ से कुछ दावे भी किए जा रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। इंडिया टुडे ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक सेना में कार्यरत युवकों के परिवार
परिवार वालों ने दावा किया है कि उनके बच्चों को जबरन भर्ती किया गया है। 23 साल के हर्ष कुमार के माता पिता ने कहा कि पीएम के हस्तक्षेप के बावजूद रूसी सेना ने नहीं बताया कि उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। हम चिंतित है क्योंकि रूसी अधिकारी उन्हें घर वापस नहीं भेजना चाहते। जी हाँ, करनाल के रहने वाले हर्ष 23 दिसंबर 2023 को मॉस्को के लिए रवाना हुए तो उनकी मुलाकात कैथल के 6 अन्य लोगों से हुई। वे बेलारूस में घुसने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन एक एजेंट ने उन्हें हाईवे पर ही छोड़ दिया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके सेना को सौंप दिया। उन्हें कहा गया कि अगर वे रूसी सेना में शामिल हो गए तो वीजा का उल्लंघन करने पर 10 साल की जेल से बच सकते हैं। ऐसा अकेले हर्ष के साथ नहीं हुआ, बल्कि हरियाणा और पंजाब के अन्य युवाओं के साथ भी ऐसा ही हुआ है। कैथल के रवि, बलदेव, राजेंद्र, साहिल, मनदीप भी नौकरी की तलाश में मॉस्को गए थे। दोस्तों, इस पर आपका क्या टेक होगा बताइएगा जरूर। आखिर कितनों को रशिया ने ऐसे फंसाया होगा, रशिया के इन एजेंटों ने? तो वहीं आपको बता दे, भारत में नहीं आने देंगे एक भी ग्राम ड्रग्स। जी हाँ, बोले अमित शाह जी। जारी कर दी नारकोटिक्स हेल्पलाइन। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने गुरुवार यानी 18 जुलाई को एनकोर्ड यानी नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत की। हेल्पलाइन की शुरुआत करने के बाद अमित शाह जी ने कहा कि मादक पदार्थों यानी नारकोटिक्स के सेवन के खिलाफ लड़ाई महत्वपूर्ण है और इसे पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अमित शाह जी ने कहा कि ये लड़ाई भारत सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत का पीएम मोदी का संकल्प इस लड़ाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। दोस्तों, तो वहीं बता दें, चीन में बहुत बड़ा हादसा। शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग, 16 लोगों की जलकर ऑन द स्पॉट मौत। बता दें, चीन में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। चीन के दक्षिण पश्चिम शहर जिगोंग के एक शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 16 लोगों की मौत हो गई। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक सिचुआन प्रांत के जिगोंग शहर में 14 मंजिला बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। दोस्तों, तो वहीं बता दें, अपने 8 जवानों की मौत के बाद पाकिस्तान का पारा 7वें आसमान पर। अफगान दूत की कराई पेशी। जी हाँ, सोमवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में स्थित बन्नू छावनी पर आतंकी हमला किया गया, जिसमें 8 जवानों की मौत हो गई। पाकिस्तानी तालिबान से जुड़े हाफिज गुल बहादुर समूह ने इस हमले को अंजाम दिया था। अपने जवानों की मौत के बाद पाकिस्तान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बुधवार को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कड़ा संदेश जारी किया। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित अफगान दूतावास के उप प्रमुख को तलब किया। बयान के अनुसार तालिबानी अधिकारियों ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और मांग की है कि अंतरिम अफगान सरकार घटना की पूरी जांच करे और अपराधियों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई करे। तालिबान सरकार अफगानिस्तान में किसी भी आतंकवादी की मौजूदगी से इनकार करती है। दोस्तों, तो वहीं बता दें, बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बीच 200 छात्र भारतीय सीमा में दाखिल। हेल्पलाइन नंबर भी जारी। दरअसल बांग्लादेश में वर्तमान नौकरी कोटा प्रणाली को लेकर चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी तक जारी कर दी है। सलाह दिया है कि जितना ज्यादा हो सके बाहर की यात्रा से बचे। इन सब के बीच मेघालय सरकार ने गुरुवार को जानकारी दी है कि 200 से अधिक भारतीय नागरिक सफलतापूर्वक भारतीय सीमा के अंदर दाखिल हो गए हैं। इसमें 198 छात्र हैं। सरकार ने बताया कि हिंसा से बचते हुए भारतीय नागरिक डॉकी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के माध्यम से भारत में घुसे थे। बांग्लादेश में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान आज कम से कम 5 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। नौकरी कोटा को लेकर बांग्लादेश में जबरदस्त हिंसा भड़की हुई है। तो वहीं लगे हाथों बता दें, फलस्तीन में शांति का मसीहा बना चीन, हमास फतह में कराएगा सुलह। बीजिंग ने बुलाई बैठक। जी हाँ, चीन दुनिया में खुद को शांति का मसीहा साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है। इस कारण वो अब 2 फलस्तीनी गुटों हमास और फतह के बीच सुलह की कोशिश कर रहा है। इस महीने के अंत में बीजिंग में फलस्तीनी गुटों के बीच वार्ता के नए दौर की शुरुआत हो सकती है और इस योजना ने गाजा में युद्ध के बाद के शासन के बारे में सुलह और समझौते की उम्मीद जताई है। हालांकि पर्यवेक्षकों का कहना है कि मुलाकात के बाद के परिणाम के बीच चीन का प्रभाव सीमित हो सकता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लीन जियान ने मंगलवार को कहा कि चीन हमास फतह बैठक का विवरण उचित समय पर जारी करेगा। जब वो एक दिन पहले कई पश्चिमी मीडिया रिपोर्टों का जवाब दे रहे थे कि हमास नेता इस्माइल हानिया और फतह के उप प्रमुख महमूद अल अलौल के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल अगले सप्ताह के अंत तक बीजिंग में हो सकते हैं। तो वहीं बता दें, F-16 मार गिराव और 1,42,00,000 का इनाम पाओ। जी हाँ, रूस ने सैनिकों को दे दिया बड़ा ऑफर। दोस्तों, यूक्रेन को जल्द ही नाटो देशों से F-16 लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं। हालांकि इसका इंतजार यूक्रेन से ज्यादा रूसी सैनिक कर रहे हैं। दरअसल रशिया ने अपने सैनिकों के F-16 लड़ाकू विमान मार गिराने पर 15 मिलियन रूबल बोले तो $1,70,000 का इनाम देने का वादा किया है। रूसी समाचार एजेंसी टास के अनुसार 16 जुलाई को तेल ड्रिलिंग उपकरण में विशेषज्ञता रखने वाली एक
एक कंपनी फोरेस ने पुष्टि की है कि वो किसी भी रूसी सैनिक को 15 मिलियन रूबल का भुगतान करेगी जो सफलतापूर्वक अमेर की पहला F-16 मार गिराएगा। तो दोस्तों वहीं बता दें, बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान कंगाल पर बच्चा पैदा करने में सबसे आगे। जी हाँ, कंगाली की हालत से गुजर रहा है पाकिस्तान, लेकिन नए बच्चों को पैदा करने में सबसे आगे है पाकिस्तान। जी हाँ, कब तक दुगनी हो जाएगी इसकी आबादी, बता दें किस रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। दरअसल पाकिस्तान कंगाली में डूबा हुआ है। शहबाज शरीफ सरकार देश को चलाने के लिए चीन, सऊदी अरबिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दरवाजे पर खैरात मांगने पहुंचते रहते हैं। इस कंगाली के दौर में भी पाकिस्तानी बच्चे पैदा करने के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो से जारी नवीनतम डिजिटल जनसंख्या जनगणना रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में और विश्व स्तर पर सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है। देश की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, इसके 2050 तक दुगने होने की आशंका बढ़ गई है। बाकी रियल आंकड़े आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? पाकिस्तान को क्या सुझाव देना चाहेंगे इस गंभीर मुद्दे पर? बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, अमेरिका को छोड़ चीन के करीब जा रहा सऊदी अरबिया मोहम्मद बिन सलमान, आखिर ऐसा क्यों रहे हैं? सोच बता दें, इस साल जून में सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान चाइना पहुंचे थे। उनके इस दौरे के बारे में चीन और सऊदी अरबिया दोनों देशों ने बहुत कम जानकारी सार्वजनिक की और इस दौरे पर सऊदी रक्षा मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष डोंग जून और केंद्रीय सैनिक आयोग के उपाध्यक्ष झांग युक्सिया से मुलाकात की। सार्वजनिक रूप से दोनों पक्षों ने कहा कि वे सहयोग के लिए खुले हैं और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए समन्वय प्रयासों पर चर्चा की। इस यात्रा ने अटकलों को हवा दी है कि रियाद मानवाधिकारों और इजराइल गाजा युद्ध पर अपने रुख जैसे मुद्दों पर वॉशिंगटन से दबाव कम करने के लिए बीजिंग की ओर देख सकता है। तो वहीं बता दें, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने महिला नक्सली को मार गिराया। आईईडी की चपेट में आने से 2 जवान भी हुए घायल। दरअसल छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में गुरुवार को हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक महिला नक्सली को भी मार गिराया। वहीं बीजापुर जिले में गुरुवार को हुई एक अन्य घटना में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला रिजर्व गार्ड के 2 जवान घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं बता दें, अब नैन्सी पेलोसी ने खोला मोर्चा, कहा ट्रंप को हरा नहीं सकते जो बाइडेन। वे डेमोक्रेट्स के मौके खराब कर रहे हैं। जी हाँ, डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के लिए मुश्किलें होने का नाम नहीं ले रही हैं। CNN की बहस में बुरी तरह पिछड़ने वाले बाइडेन को लेकर अब उन्हीं के पार्टी के नैन्सी पेलोसी ने मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, वो भी अब बाइडेन के खिलाफ होती नजर आई है। उन्होंने बाइडेन के साथ फोन पर बातचीत में निजी तौर पर कहा कि पोल से पता चलता है कि बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप को नहीं हरा सकते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बाइडेन दूसरे कार्यकाल की मांग करते रहते हैं तो वो नवंबर में सदन जीतने के डेमोक्रेट्स के अवसरों को नष्ट कर सकते हैं। एक स्रोत ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने जवाब देते हुए पेलोसी से कहा कि उन्होंने पोल देखे हैं जो संकेत देते हैं कि वे जीत सकते हैं। एक अन्य स्रोत ने बाइडेन को पोल के बारे में रक्षात्मक बताया। एक बिंदु पर पेलोसी ने बाइडेन के लंबे समय के सलाहकार माइक डोनिलॉन से डेटा पर बात करने के लिए फोन लाइन पर आने के लिए कहा, जहां पर ट्रंप को हरा नहीं सकते बाइडेन जैसा दिया बयान, जिसके बाद बाइडेन वाकई में थोड़ी देर के लिए शांत अवश्य हो गए, लेकिन उनके अंदर उम्मीद की किरण जरूर नजर आई। बहरहाल दोस्तों, आप क्या जवाब देना चाहेंगे बाइडेन को लेकर और ट्रंप के बीच कौन होगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति? तो वहीं बता दें, भारत के बाहर पहली बार इस देश में खुला जन औषधि केंद्र। MEA जयशंकर जी ने कहा, पीएम मोदी ने किया था वादा। दोस्तों, अब दूसरे देश में भी जन औषधि केंद्र से लोग सस्ती दवाएं ले सकते हैं। दरअसल मॉरिशस में पहला जन औषधि केंद्र खुला है। ये देश के बाहर खुला पहला जन औषधि केंद्र है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान यहाँ के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी मौजूद रहे। जयशंकर जी 16 से 17 जून तक 2 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस में थे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने कहा कि इस औषधि केंद्र की स्थापना का वादा पीएम मोदी ने इस साल की शुरुआत में ही किया था, जिसको अब पूरा कर लिया गया है। तो वहीं बता दें, असम सरकार ने रद्द कर दिया मुस्लिम विवाह कानून। काजी ना करा सकेंगे निकाह, ना ही तलाक, नौकरी भी गई। जी हाँ, असम सरकार मुस्लिम विवाह कानून निरस्त करने को लेकर लाएगी बिल। कैबिनेट ने दे दी विधेयक की मंजूरी। दरअसल असम मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम एवं नियम 1935 को निरस्त करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है, जो विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में विवाह की अनुमति देता था। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने यह जानकारी दी। निरसन विधेयक 2024 को विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र के दौरान पेश किए जाने की संभावना है। इस साल की शुरुआत में मंत्रिमंडल ने अधिनियम को समाप्त करने की मंजूरी दे दी थी और बृहस्पतिवार की बैठक में
में इस निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक निरसन विधेयक को अधिकृत किया गया। शर्मा ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के तुरंत बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दोस्तों, इस कानून के निरस्त हो जाने से अब कोई बदलाव नहीं बल्कि बड़े बदलाव आएंगे। मसलन बाल विवाह पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसके अलावा विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा और काजियों यानी जो विवाह और तलाक रजिस्ट्रार होते हैं उनको सेवा से हटा दिया जाएगा। यानी काजी अब ना तो निकाह पढ़वा सकेंगे और ना ही किसी का तलाक करवा सकेंगे। उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। बहरहाल, क्या आप असम सरकार यानी कि हेमंता बिश्व शर्मा के इस फैसले का समर्थन करेंगे? हाँ या ना में जवाब देना मत भूलिएगा दोस्तों, और कारण भी बताइएगा तो वही बता दें। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी जी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात याद किए वो पुराने दिन। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बृहस्पतिवार को यहाँ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनके प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके साथ ही लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। सूत्रों ने बताया कि मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के काम की सराहना की और बीते दशकों में पार्टी की सफल यात्रा के बारे में बात की। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बताया है एक्स पर कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे कर्मचारियों से मिलने भाजपा मुख्यालय आए, जिनमें से कई दशकों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी की 2 सीटों से 303 तक बढ़त देखा है, जब हमारे पास सिर्फ एक एम्बेसडर कार थी और अब गाड़ियों का एक बेड़ा है। तो वहीं मध्य प्रदेश में जांच से पहले सीबीआई को लेनी होगी राज्य सरकार से अनुमति। नोटिफिकेशन हुआ जारी। जी हां, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब सीबीआई समेत तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों को किसी भी मामले की जांच से पहले राज्य सरकार से लिखित अनुमति लेनी होगी। मंजूरी मिलने के बाद ही जांच एजेंसियां एक्शन ले पाएंगी। जी हां, मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो वहीं बता दें, यूपी के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी हादसे में 2 यात्रियों की मौत बताई जा रही है और 31 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में घायलों के लिए गेट वेल सून कहना मत भूलिएगा। तो वहीं भगवंत मान का सबसे बड़ा ऐलान। आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। जी हां, हरियाणा में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसके मद्देनजर सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी और इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि उनकी आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि इसके लिए किसी भी पार्टी से गठबंधन ना करने की बात कही है, यानी कि सभी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो वहीं दोस्तों, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। और अंत में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई इन खबरों को समझ करके अपनी राय रखते हुए देश के प्रगति में अपना योगदान दे सके। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।